नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़की का जन्म होता है। अगर बात की जाए गुणसूत्रों की, तो गुणसूत्रों में अगर मैं बात करता हूँ क्रोमोजोम की, मेल और फीमेल में, देखिए मेल और फीमेल में 23 पेयर जो है वो क्रोमोजोम्स के होते हैं। इस बात को आपने याद रखना। 23 जोड़े जो है मेल और फीमेल दोनों में जो है गुणसूत्रों के पाए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। और कुल जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो 46 मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछा जाएगा जोड़ों में कितने होते हैं, तो 23 जोड़े जो है वो क्रोमोजोम के मेल में होते हैं और 23 जोड़े ही फीमेल में होते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर बात की जाए कि अगर माता और पिता, आपने याद रखना है कि अगर लड़की का एक्स और लड़के का भी एक्स मिलते हैं, एक्स क्रोमोजोम मिलते हैं, तो जन्म उससे किस संतान का होता है, तो लड़की का होता है। तो ऑप्शन डी जो यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा कि यदि एक्स गुणसूत्रों का मिलान हो तो किसका जन्म होता है, लड़की का होता है। इस बात को तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला कल के लिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लड़के का जन्म कब होता है। तो आपने याद रखना, जब पिता का वाई और माता का जो एक्स क्रोमोजोम मिलते हैं तो जन्म जो है वो किसका होता है, तो फिर जन्म जो है वो लड़के का होता है। तो एक्स वाई से जो जन्म होगा वो लड़के का होगा और एक्स से जो जन्म होगा वो किसका होगा, लड़की का होगा। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कितने क्रोमोजोम्स होते हैं इस बात को भी आप बिल्कुल बखूबी रूप से समझ गए हैं। अगर आप भी एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना एचपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है उसके लिए बैच जो है वो शुरू हो चुका है। 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 78,761 और 45,409 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी जो फीस है वो बहुत ही कम है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास से मात्र 499 रुपये में। जो क्लास लाइव है वो बाद में आप रिकॉर्डेड भी घर आके आराम से देख सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो शाम को भी आप आराम से क्लासेस को देख सकते हैं। इसके साथ आपको हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस बैच में। अगर मैं बात करता हूँ, वापस क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो मेल और फीमेल में 23 जोड़े जो होते हैं गुणसूत्रों के, उसमें से जो 22 जोड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। तो मेल और फीमेल में जो क्रोमोजोम के 22 जोड़े होते हैं उनको ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऑटोसोम। तो याद रखना, ऑटोसोम इनको कहा जाता है, इस बात को आप याद रखें। और जो एक जोड़ा होता है 23वां जोड़ा, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कि निर्धारण किया जाता है कि बच्चा होगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल प्रतिपादित किया गया था। देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी वाज गिवन बाय। देखिए, जो स्मृति का जो सूचना प्रतिक्रिया मॉडल है वो एटकिंसन शिफ्रिन द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया था। आपने याद रखना है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। तो ये जो है वो एटकिंसन शिफ्रिन के द्वारा जो है इसको प्रतिपादित किया गया था। देखिए, अगर मैं स्मृति के सूचना प्रक्रिया मॉडल की बात करता हूँ, ये शिफ्रिन साहब के द्वारा दिया गया था। लेकिन इसके भी आगे 3 चरण थे। कितने चरण थे आपको याद रखना है कि जो स्मृति का जो सूचना प्रक्रिया मॉडल है इसके कितने चरण है, 3 इसके चरण थे। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहला चरण था वो आपने अपनी कॉपी पेन लेना है और लिख लेना है। मैं इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, पहला जो इसका चरण था वो था संवेदीय स्मृति मॉडल। तो इसका जो पहला चरण था वो था संवेदीय स्मृति चरण, जिसको हम सेंसरी रजिस्टर या सेंसरी मेमोरी बोलेंगे। और दूसरा जो इसका चरण था वो था लघुकालीन स्मृति, जिसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी। और तीसरा जो आपका स्मृति की सूचना प्रक्रिया का मॉडल था वो था दीर्घकालीन स्मृति, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। और अगर मैं इस मॉडल की बात करता हूँ ना, जिसके प्रतिपादक एटकिंसन शिफ्रिन साहब है, इनके द्वारा जो है वो इस मॉडल को, स्मृति के जो आपका सूचना का प्रक्रिया मॉडल है, इस मॉडल को रचनात्मक मॉडल भी कहा गया है। तो रचनात्मक मॉडल किसको कहा गया है, तो स्मृति के सूचना प्रक्रिया मॉडल को जो है रूपात्मक मॉडल, आपने याद रखना, रूपात्मक मॉडल भी कहा जाता है। तो साइकोलॉजी में किस मॉडल को जो है वो रूपात्मक मॉडल के नाम से जाना जाता है, तो स्मृति का सूचना प्रक्रिया जो मॉडल है इसको रूपात्मक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में मैस्लो का नाम दिया है। अगर मैं मैस्लो की बात करता हूँ, देखिए अगर मैस्लो की बात की जाए तो मैस्लो के द्वारा जो है हेरेरिकी के बारे में जो है बताया गया था, जिसने इन्होंने नीड्स के बारे में बताया, आवश्यकता के बारे में बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मैस्लो की जो हेरेरिकी है इसमें 1943 में जो इन्होंने आवश्यकता के जो सिद्धांत में इसके बारे में बताया था। और इसमें इन्होंने अपनी हेरेरिकी में 5 प्रकार की नीड्स बताई थी। 5 प्रकार की आवश्यकता जो है मैस्लो के द्वारा अपने जो सिद्धांत है उसमें बताई गई थी। अब ये आवश्यकताएं कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन सी आती है, तो इनकी जो पहली थी वो थी साइको सोशल,
साइकोलॉजिकल नीड। कौन सी थी? पहली की पहली थी इनकी साइकोलॉजिकल नीड, दूसरी जो थी इनकी वो थी सेफ्टी नीड, बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी नीड्स, और तीसरी थी इनकी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। कौन सी थी? लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। चौथी थी भाई एस्टीम नीड्स, बहुत बार पूछी गई है कि मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसमें जो है हायरार्की है नीड्स की, आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है जो मैस्लो के द्वारा दिया गया उसमें चौथे नंबर पे आता है एस्टीम नीड्स, और पांचवें में बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो याद रखना है, पहले पे जो मैंने बोला वो बोला साइकोलॉजिकल नीड, दूसरे में बोला सेफ्टी नीड, तीसरे में बोला लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, चौथे में बोला मैंने एस्टीम नीड्स, और पांचवें में बोला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो पांचों की पांचों आपको याद रखनी है मैस्लो की। और अगर अब्राहम मैस्लो जो थे ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो याद रखना है ये एक मानववादी मनोवैज्ञानिक थे, यूएसए के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बालक द्वारा लंबे समय तक रोने पर भी पिता द्वारा खिलौना देने का परिणाम होगा। मान लो कि बालक काफ़ी लंबे समय से रो रहा है, लेकिन उसका जो पापा है वो उसके जो पिता है वो उसको जो है वो खिलौना नहीं देंगे, तो इसका जो सबसे बड़ा जो परिणाम होगा वो विलोपन होगा, एक्सटिंक्शन होगा। याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन परीक्षाओं में कभी कभार ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि जब बालक जो है रो रहा है और उसके पिता उसको रोने के बाद भी लंबे समय तक खिलौना नहीं दे रहे, तो जो उसका जो परिणाम होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? विलोपन उसको हम कहेंगे, एक्सटिंक्शन कहेंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इस बात को आपने याद रखना है, ऑप्शन सी विलोपन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण होगा वो क्या हो सकता है। अगर बच्चे के सामने समस्या है तो परिकल्पना को परीक्षण करना ये बिल्कुल नहीं होगा, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना ये भी नहीं होगा, और परिकल्पना का निर्माण करना। देखिए ये तीनों नहीं हो सकते। अगर बच्चे के सामने कोई भी समस्या है तो उसको पहले समस्या के प्रति क्या करेंगे? हम अवेयर करेंगे भाई। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है तो उसको उस प्रॉब्लम से पहले क्या है? जागरूक करेंगे। तो याद रखना, समस्या के प्रति जागरूक करना। तो याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का, तो वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण होगा वो समस्या के प्रति सबसे पहले हम उसको अवेयर करेंगे, बच्चे को उसको जो प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे कि भैया क्या जो है चरण हो सकता है। तो आपने याद रखना है प्रॉब्लम अवेयरनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, According to Piaget, at which following stages does a child begin to think logically about abstract proposition? तो देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो जो अमूर्त संकल्पनाएं जो होती है इस विषय में जो तार्किक चिंतन जो प्रारंभ करता है बच्चा, वो किस में करता है? सबसे पहले तो आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो आपकी अमूर्त जो संकल्पनाएं होती है ना यार, एक होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। अमूर्त जो संकल्पनाएं होती है वो संकल्पनाएं होती है जहाँ पर बच्चे के सामने कोई चीज़ नहीं रखी है, वो उन चीज़ों को जो है अपने आप सोचता है, उसको अपने मन से सोचना है उन चीज़ों को। इस बात को आपने याद रखना है। चीज़ें जो बच्चे के सामने रखी है वो चीज़ उसके सामने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, वो अपने मन से चीज़ों को सोचता है। तो ये जो स्टेज होगी बच्चे की वो होगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में जो बच्चा है वो उसके सामने अपने मन में वो चीज़ों को सोच सकता है। जैसे कि बोलेंगे कि 12 जो है तो अपने मन में सोचेगा कि 12 गिनती की संख्या होती है, तो उसको मन में सोचना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अमूर्त जो संकल्पनाएं, बहुत बार पूछा गया कि अमूर्त चिंतन कब होता है बच्चे के अंदर, तो ये औपचारिक संक्रामक अवस्था जो कि पियाजे की चौथी अवस्था है, जो कि 12 या 11 वर्ष से ऊपर जो है मानी जाती है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं जीन पियाजे की बात करता हूँ, देखिए जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम कहेंगे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, और जीन पियाजे के द्वारा ही बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, याद रखना है, लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक जो बच्चों को कहा था वो किसने कहा था? तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक जो है वो जीन पियाजे साहब के द्वारा कहा गया था। इस बात को आपने याद रखना। छोटे वैज्ञानिक अगर मैं कहूँ तो ये भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो पियाजे थे वो मानते थे कि जो बच्चे होते हैं ना वो प्रायोगिक तरीके से जो है वो सीखते हैं। ये जो है पियाजे का मानना था, ये बात आपको याद रखनी। अगर मैं पियाजे की बात करता हूँ तो पियाजे की जो अलग अलग स्टेज थी, पियाजे की जो पहली स्टेज थी, 4 स्टेजेस जो है इसमें बताई थी पियाजे के द्वारा, जिसमें इसकी सबसे ऊपर जो आती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। पहली स्टेज इसकी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदीय प्रेरक अवस्था बोलते हैं, जो कि इसकी पहली अवस्था मानी जाती है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती थी। उसके बाद इसकी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती थी, और उसके बाद इसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
अवस्था जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसने बोला, जो कि 7 से 11 साल तक चलती थी। और उसके बाद थी इसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और याद रखना जो मूर्त चिंतन है, खाली जो इसका जो कंक्रीट जो थिंकिंग है वो किस अवस्था में करता था, तो वो करता था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसके सामने जब उसके सामने किस चीज़ों को रख दिया जाता था और उसके बारे में वो सोचता था। लेकिन जब उसके सामने बच्चे के सामने चीज़ें भी नहीं होगी तो वो कौन सी स्टेज होगी, तो वो होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो चारों स्टेज आपको याद रखनी है, 11 या 12 प्लस होती है बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइन मोटर स्किल। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखना। लिखना जो है वो क्या है, एक सूक्ष्म गतिक कौशल का जो है उदाहरण माना जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इतना ही जानेंगे इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि विद्यार्थियों को गृह कार्य यह देखने के लिए दिया जाता है। जो एक विद्यार्थी होता है उसको जो घर के लिए जो कार्य टीचर देता है वो किस लिए देता है, आपको पता होना चाहिए। आप खुद भी टीचर बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। लेखन कौशल के विकास के लिए नहीं भैया, लेखन कौशल के विकास के लिए तो उससे सुलेख लिखाए जा सकते हैं। विद्यार्थी का घर पर अध्ययन कर सके, इस ये भी बिल्कुल मुझे सही नहीं लग रहा है। अगला जो है विद्यार्थियों ने पाठ कितना समझा है, बिल्कुल देखिए इसलिए दिया जा सकता है। गृह कार्य किस लिए दिया जा सकता है, जो विद्यार्थी है उसने जो लेसन को जो है कितना अंडरस्टैंड किया है, स्टूडेंट ने कितना जो है उसके द्वारा जो है पाठ को समझा गया है। या विद्यार्थियों के विकास तो भैया वैसे भी हो रहा है, तो विद्यार्थियों ने पाठ कितना समझा है, इसीलिए जो है विद्यार्थियों को गृह कार्य यह देखने के लिए दिया जाता है कि उसको स्कूल में कितना समझ आया है। तो ऑप्शन सी जो है वो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोरांस बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। आईक्यू ऑफ मोरांस स्टूडेंट लाइज बिटवीन। देखिए अगर मोरांस बच्चों की बात करते हैं, मोरांस बच्चों का जो आईक्यू होता है, बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितना होता है, वो 50 से 75 के बीच में होती है। तो पहले तो आपको इस बात का पता चल गया कि मोरांस बच्चों की बुद्धि लब्धि 50 से 75 होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछेगा, वैसे तो मैं आईक्यू के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ पार्ट 1 में भी, तो आईक्यू के बारे में जिसको इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं, पहले तो पता होना चाहिए आईक्यू का पूरा नाम इंटेलिजेंट क्वोशेंट है, जिनको हम बुद्धि लब्धि कहेंगे। और आईक्यू का फॉर्मूला टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया, तो पिछले जून में पूछा था, तो हो सकता है इस वाले जून में फिर से रिपीट कर दे। तो मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में बोले भैया 100, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100, याद रखना है, मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100, ये जो है वो क्या है, आईक्यू का फॉर्मूला है। अगर मैं आईक्यू की बात करता हूँ तो आईक्यू के बारे में सर्वप्रथम 1912 में किसके द्वारा आईक्यू का जो संप्रत्यय है वो पहली बार 1912 में आईक्यू के बारे में विलियम स्टर्न, क्या नाम है भाई, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम स्टर्न के द्वारा सबसे पहले आईक्यू के बारे में बताया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और विलियम स्टर्न की बात करता हूँ तो विलियम स्टर्न भी एक जर्मन मनोवैज्ञानिक, तो याद रखना है विलियम स्टर्न किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो विलियम स्टर्न जो है एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिगम गामक अंगों द्वारा होता है। तो ऐसा कौन सा अधिगम होता है जो गामक अंगों द्वारा होगा। गामक अधिगम भी नहीं होगा, संवेदी अधिगम भी नहीं हो सकता, और शाब्दिक अधिगम भी नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल, संवेदीय पेशी अधिगम, बहुत ये बिल्कुल मेरे को लाइट लग रहा है। तो सेंसरी मोटर लर्निंग, तो आपने याद रखना है कि इन्वॉल्व्स मोटर ऑर्गेन्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेंसरी मोटर लर्निंग हो जाएगा, संवेदीय पेशी अधिगम होगा। तो आपने याद रखना है कि गामक अंगों के द्वारा होने वाला जो अधिगम होता है सीखना, और अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, तो अधिगम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम जो है इसको हम लर्निंग कहेंगे, जिसको हम सीखना कहते हैं। तो जो ये गामक अंगों के द्वारा जो होता है वो कैसे होता है, संवेदीय पेशीय अधिगम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण है। देखिए अगर विच टाइप्स ऑफ टेस्ट आर आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, ये जो दोनों के दोनों परीक्षण है वो एक प्रकार के बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन सी बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। देखिए आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा की अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों जो है बुद्धि परीक्षण है, और 1917 के आसपास जो है वो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा इन परीक्षणों का उपयोग जो है वो यूएसए की सेना के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। अब आर्मी अल्फा किस प्रकार का परीक्षण है और आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं भाई आर्मी अल्फा की, आर्मी अल्फा जो है एक प्रकार की बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस इसमें कराई जाती है। उस समय जो सेना होती थी उनको जो पढ़े लिखे लोग थे उनको जो लेखन कौशल के लिए जो है वो याद रखना राइटिंग प्रैक्टिस, तो राइटिंग प्रैक्टिस किस में करवाई जाती है, लेखन कला से संबंधित है वो है आपकी आर्मी अल्फा। और आर्मी बीटा क्या है, तो आर्मी बीटा है एक नॉन वर्बल टेस्ट। कैसा टेस्ट है भाई, नॉन वर्बल टेस्ट, जिसमें बच्चों को पिक्चर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, और इसका यूज भी पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ था।
तो दोनों ही परीक्षण जो है वो यूएसए की सेना के द्वारा सैनिकों के ये दोनों परीक्षण थे, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक प्रकार के बुद्धि परीक्षण है। आर्मी अल्फा बोलेंगे ये लेखन कौशल का है, और आर्मी बीटा जो है ये क्या है, इसमें बच्चों को ये नॉन वर्बल टेस्ट है, इसमें बच्चों को पिक्चर के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है, चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो दोनों की दोनों बातें आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि विकास में परिवर्तन होते हैं, कि देखिए विकास में जो है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो विकास में जो है वो कब से कब तक चलता है। देखो शैशव अवस्था से प्रौढ़ अवस्था ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट से इन्फेंसी स्टेट से एडल्टहुड तक नहीं होगी। आपका बाल्य अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक भी नहीं होगी। जन्म से मृत्यु तक, जी हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है, और जन्म से मृत्यु तक ये भी जो है वो, लेकिन विकास तो भैया गर्भधान से होता है। आपने याद रखना है कि जो जब बच्चा गर्भ में होता है, वैसे ये भी आपको बिल्कुल सही लगेगा, तो आपने हड़बड़ाना नहीं है। अगर गर्भधान नहीं होगा तो फिर जन्म से होगा, लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भधान से ही बच्चा जो है विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की जो चेंजेज है वो जो है वो देखने को शुरू मिलता है। पहले बच्चा 1 महीने का होता है, फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा होता है। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भधान से मृत्यु तक चलती है। अब विकास की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर, याद रखना भाई कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास की प्रक्रिया। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो इस क्वेश्चन से हमने इतना ही जाना। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर एरिक्सन की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो एरिक्सन की सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एरिक्सन की जो अवस्थाएं हैं उनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाएगा। पहले आपको पता होना चाहिए इसने थ्योरी कौन सी दी थी। तो एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक या मनोविकासात्मक सिद्धांत या मनोसामाजिक का जो सिद्धांत है वो दिया गया था, जिसको हम बोलेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विकासात्मक सिद्धांत जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने 8 चरणों में बांटा था। मैं पिछली वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था इसकी पहली अवस्था ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, एंटोनॉमी बटाम शेम, तो एटोनॉमी वर्सेस शेम, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि जो एरिक एरिक्सन की जो अवस्थाएं हैं ये मनोविकासात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं हैं, साइको सोशल जो डेवलपमेंट इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसकी अवस्थाएं हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो समाज से जुड़ी है, मनोसामाजिक, आप यहाँ पर जो है आपने एक नाम सुना, तो यहाँ पर सामाजिक संघर्ष का समाधान, तो याद रखना एरिक्सन की अवस्थाओं में जो क्या है सामाजिक संघर्ष के समाधान की बात की गई है, रेजोल्यूशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना है कि एरिक्सन की जो अवस्थाओं का वर्गीकरण है वो सामाजिक संघर्ष के समाधान के आधार पर किया गया है, इस बात को आपने याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि ईगो ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अहम के आधार पर संचालित होता है। देखिए जो अहम जो आपको अब नजर भी आ रहा होगा, ईड, ईगो और सुपर ईगो, एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी ईगो और सुपर ईगो, पार्ट 1 में भी ये पढ़ा चुका हूँ, और यहाँ इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चलने वाली है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ईड का अर्थ क्या होता है, ईगो का अर्थ क्या होता है, और सुपर ईगो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। यहाँ पर आपसे पूछा था ईगो का अर्थ, तो जो ईगो होता है ना, ईगो का जो अर्थ होता है, अहम का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अहम का जो अर्थ होता है वो होता है आपका रियलिटी प्रिंसिपल। तो अहम जो काम करता है, ईगो जो आपका काम करेगा वो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। उसी प्रकार आपका ईड जो आपका होता है वो किस पे काम करता है, तो ईड जो है वो आपका प्लीजर प्रिंसिपल पर, आनंद नियम पर काम करता है। तो याद रखना है ईड किस पे काम करता है, तो ईड जो आपका है वो प्लीजर पर काम करता है, और जो आपका सुपर ईगो है ये नैतिकता पर काम करता है, मॉरलिटी पर काम करता है। तो सुपर ईगो जो आपका सुपर ईगो होगा वो किस पर काम करेगा, वो मॉरलिटी पर करेगा। आपका जो ईड होगा वो प्लीजर प्रिंसिपल पर करेगा, और जो आपका अहम होगा ये वास्तविकता नियम रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करेगा। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ईड, ईगो और सुपर ईगो, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया था वो किसके द्वारा बांटा गया था, तो ये बांटा गया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। याद रखना है मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया गया था वो सिगमंड फ्राइड, किसके द्वारा दिया गया था भैया, सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। और इसने जो है मानव के व्यक्तित्व को जो है वो 3 भागों में बांटा था, ईड, ईगो और सुपर ईगो, जिसके बारे में आप समझ गए। ईड का जो अर्थ होता है वो होता है प्लीजर प्रिंसिपल, ईगो का जो अर्थ होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल, और सुपर ईगो का जो अर्थ होता है वो होता है मॉरलिटी। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि का मापन हेतु उपयुक्त परीक्षण है। 9 वर्ष का बालक है
और उसकी जो आईक्यू को अगर मेजर करना है तो किस में उसमें उसको मेजर करेंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उसको मेजर करेंगे WISC। WISC का जो पूरा नाम है वो है वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो याद रखना है वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि WISC जो है ये ऐसा बुद्धि परीक्षण है जो कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, जो कि वेशलर के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसका नाम है वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ये जो है एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण है जो कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो उपयोग में लाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। इसके अलावा ऑप्शन में TAT दिया है। TAT का जो पूरा नाम है वो है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। याद रखना है थीमेटिक एप्रिसेप्शन जो टेस्ट है वो कौन सा है, आपका TAT है। इसको जो TAT को जो लाया था वो मॉर्गन और मूरे, याद रखना, दो मनोवैज्ञानिक मॉर्गन और मूरे के द्वारा TAT को लाया गया था। अब WAIS का मतलब क्या है, तो WAIS का जो मतलब है वो है वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। याद रखना इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि 11 से ऊपर के जो अडल्ट लोग होते हैं उनके लिए होता है। और WPPSI का जो मतलब होता है ये भी बैचलर के द्वारा ही लाया गया था। इसका मतलब था बैचलर प्री स्कूल प्राइमरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये जो है वो 2.5 साल से 7.5 साल के बच्चों के लिए है, जिसका पूरा नाम है बैचलर प्री स्कूल प्राइमरी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये सारे के सारे टेस्ट आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये साइकोलॉजी की वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट, हर हर महादेव टू ऑल। जय श्री गुरु महाराज, जय मठारी, हर हर महादेव।